जो साथी इस वीडियो को नहीं देखेगा शायद अब उसके लिए मुश्किल होगा 35 में से 35 अंक लाना, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको कराऊंगा 500 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से दोस्तों 35 में से 35 आपका फंसना ही है। जी हाँ दोस्तों, 35 अंक आपका कहीं नहीं गया, यही है, बस आपको 500 ऑब्जेक्टिव करना होगा। ये जो है पार्ट 1 है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह करके आएगा और टोटल 500 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट करवाएंगे फिजिक्स में। जैसे फिजिक्स में करवाएंगे उसी तरह से केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथ में, सभी सब्जेक्ट में करवाएंगे। इसलिए आप लोग प्लीज सभी वीडियो को देखिएगा। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपका तैयारी होने वाला है। जैसे दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव वाला तैयारी होगा उसी तरह से आपका सब्जेक्टिव का भी होगा। ठीक है, तो 12 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 फिजिक्स का 500 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ये पार्ट 1 है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा सभी वीडियो का लिंक या फिर सभी वीडियो। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये एक दूसरे को किस कोण पर काटता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नहीं काटता है, क्योंकि आप जानते हैं दो वैद्युत क्षेत्र का जो रेखा है, लाइन है, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। अगर वो काटेगा तो फिर वो वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो हमेशा समांतर होता है, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता और किसी भी एंगल पर नहीं काटता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें से 35 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको 500 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और 500 में से 35 मार्क्स आपका रखा हुआ है। इसलिए आपको अब ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेना बस कुछ छोड़ देना है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत आवेश का क्वांटम यानी कि ईएसयू, जिसको हम लोग क्वांटम को क्या बोलते हैं? ईएसयू, इसका मात्रक में होता है। यानी कि विद्युत आवेश को जब हम लोग ईएसयू में मापेंगे तो वो क्या होगा? ईएसयू में क्या होगा? आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 4.7 इंटू 10 पे पावर -10। कितना है? 4.78 इंटू 10 पे पावर -10, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा सेकंड का। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है? संरक्षित होता है या फिर असंरक्षित, या फिर कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका संरक्षित। क्या हो जाएगा आपका? संरक्षित, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है वो संरक्षित होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक ही पदार्थ के धातु के गोले, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर क्यू चार्ज है और दूसरा पर जो है -q चार्ज है। अब आपको यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि ए का द्रव्यमान जो है वो क्या बढ़ जाएगा, या फिर आपका बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, या फिर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो जब एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए होंगे और एक पर अगर क्यू चार्ज होगा और एक पर बी -q होगा, तो दोस्तों वहां पर जो है बी का चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि बी पर -q चार्ज है और -q जो है वो अट्रैक्ट करता है। अब कोई भी हो, जैसे कि मान लेते हैं आप अट्रैक्ट करने वाला होता, तो अगर आप इसकी तरफ आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका वजन बढ़ेगा, यही होता है। ठीक है, अब देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश आपको पूछ रहा है, याद देखिए, आवेश नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। कितना है? 1.8 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। यहाँ पर सिर्फ आवेश पूछता तो फिर देते हम लोग 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, लेकिन यहाँ पर कूलम पर केजी 1.8 इंटू 10 पे पावर 11 होगा। ठीक है, ये विशिष्ट आवेश है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डिवाई मात्रक है, ये जो डिवाई है ये किसका मात्रक है? चार्ज का, यानी कि आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या फिर कोई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो डिवाई जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई आवेशित चालक है, ठीक है, उसके सतह पर जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितना होगी? आपको सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या शून्य होगी, या फिर सतह के लंबवत होती है, या फिर सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर 45 डिग्री कोण पर होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सतह के लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। ये ऑप्शन जो है दो तरीके से दिया जाता है। सबसे पहला आपका है, कभी कभी आपको यहाँ पर दे देगा क्या कि ये लंबावत होती है, या फिर कभी कभी आपको फिगर बना के दे देगा, या फिर कभी कभी बोल देगा कि 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको 90 डिग्री भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों राइट आंसर है। तो एक आवेशित चाल की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सतह के लंबवत होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। 45 डिग्री आपका गलत आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलीय चालक अवशिष्ट, क्या है लिखा हुआ है? एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब पूछ रहा है कि एक गोलीय चालक है जिसका अवशिष्ट किया जाता है, आविष्ट किया जाता है, और इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितना होगी? अनंत होगी, शून्य होगी, सतह के बराबर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शून्य, यानी कि ऑप्शन बी। तो एक गोलीय चालक में आविष्ट जो है
किया जाता है और इसका केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका शून्य होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? कोई समांतर प्लेट रखा हुआ है और उसके बीच एक परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखा हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डाइलेक्ट्रिक, यानी कि परावैद्युत पदार्थ डाला हुआ है। अब जो संधारित्र है, वो जो मशीन है उसके पास क्या होगा, यानी कि उसका क्या मतलब कि प्लेटों के बीच जो समांतर प्लेटों जो संधारित्र है वो क्या बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, बढ़ता है घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यानी कि परावैद्युत पदार्थ अगर हम लोग डालेंगे तो उसका जो संधारित्र का समांतर प्लेट का जो संधारित्र है वो एक प्रकार का बढ़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो जो आवेशों के विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? यानी क्या पूछ रहा है, अगर दो चार्ज यानी कि दो चार्ज है, ये दोनों चार्ज का दूरी हम लोग बढ़ा दिए, मान लेते हैं माइनस है ये प्लस था, पहले ये इतना दूरी पर था, अब इसका दूरी इतना कर दी। अब सिंपली आपको यहाँ पर पूछा है कि जो आवेश का जो स्थिति ऊर्जा है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11th का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो यदि दो आवेशों की हम लोग दूरी को बढ़ाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर दोस्तों मान लेते वो माइनस और प्लस रहेगा, माइनस और प्लस रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा। तो जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो एक प्रकार का ये भी क्या कहता है, चार्ज थोड़ा अट्रैक्ट कम होगा। अब प्लस प्लस रहेगा तो ये ऑटोमेटिक है कि दूसरे को धकेलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये आपका चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि किसी संधारित्र की जो धारिता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इन प्रोपोर्शनल, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्लेट का क्षेत्रफल का, प्लेट के बीच माध्यम की परावैद्युकता का, या फिर किसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो है प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युकता, यानी कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का। ठीक है, तो किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युकता की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या बढ़ाना चाहिए या फिर इसका धारा को घटाना चाहिए या धारा को बढ़ाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी विभव मापी की जो संवेदनशीलता है इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका क्या बढ़ाएंगे, जो कि ये संवेदनशीलता बढ़ेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसकी धारा को घटाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो किसी भी विभव मापी की जो संवेदनशीलता को हम बढ़ाएंगे तो इसका धारा को हम लोग को घटाना पड़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा, यानी कि अलग अलग त्रिज्या है, इसका दो गोले पर जो समान आवेश दिया जाता है, एकदम समान आवेश है, तो आपको सिंपली पूछ रहा है भाई इसका विभव जो है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है छोटे गोले पर ज्यादा होगा, इसका विभव जो है वो छोटे गोले पर ज्यादा होगा। तो जब भी हम लोग अलग अलग त्रिज्याओं का दो गोला लेंगे और समान चार्ज देंगे तो जिसमें जो छोटा गोला रहेगा, यानी कि जिसमें त्रिज्या कम होगा, उसमें जो है ज्यादा होगा, आपका क्या ज्यादा होगा, आवेश जो है वो ज्यादा, ये विभव जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, जिसका गोले का आकार छोटा होगा उस पर विभव ज्यादा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। मतलब पूछ रहा है कि कोई समविभवी तल है, ठीक है, और एक बिंदु से लेकर के दूसरा बिंदु तक हम लोग कोई आवेश यानी कि कोई चार्ज को लेकर गए, तो इसमें जो कार्य किया गया यानी कि वर्क किया गया, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं एनर्जी कितना लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, एनर्जी होता है। एनर्जी चाहे वो कोई सा भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ये हमेशा वर्क के बराबर होता है, W बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, यानी कि एनर्जी जो है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 0, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि समविभवी तल में जब भी हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो आवेश पर जो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है वो 0 ही होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसी भूयोजित चालक को विद्युतीय आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, यानी कि किसी विद्युत चालक है जिसमें हम लोग विद्युत धरोधित, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विद्युत है मिला हुआ, ठीक है, विद्युत धरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाएंगे तो इसके बाद जो चालक की विद्युत धारिता का मान वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम लोग चालक को जो है रखे हैं किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब उसका मान क्या होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या होगा, उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर क्या होगा, मान जो है घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या है, 0 होता है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में चालक को हम लोग रखेंगे अगर, ठीक है, चालक मतलब बोल सकते हैं ड्राइवर वगैरह या कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर चालक है जो कि उसको चलाता है, उसको अगर हम लोग रखेंगे
विद्युत क्षेत्र में, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो शून्य होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। जो वांडी ग्राफ मशीन है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, तो ये वांडी ग्राफ जो जनित्र है, जनरेटर है, ये क्या उत्पन्न करता है? एनसी शक्ति उच्च आवृत्ति की तरह क्या उत्पन्न करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कई लाख वोल्ट का विभवांतर, यानी कि ऑप्शन सी। तो वांडी ग्राफ जनित्र जो है एक मशीन है जो कि उत्पन्न करता है एनसी कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 29 का, ये सॉरी कितना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका समांतर क्रम में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की जो एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली पूछ रहा है उसका धारिता जो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कब? जब जो है यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों के बीच का अभ्रक है वो एक पतली प्लेट रखने के देने पर उसकी धारिता होगा। ठीक है, तो बढ़ेगा घटेगा, धारिता जो है क्या होगा उसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक, क्या है? परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है शून्य से, यानी कि किसी वैद्युत का परावैद्युत जो स्थिरांक है वो क्या हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से। कितना हो जाएगा? 1 से। ठीक है, तो किसी वैद्युत का परावैद्युत स्थिरांक जो है वो हमेशा अधिक होता है 1 से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा तार है जो कि संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। एक है आपका यहाँ पर नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा। ठीक है, तो संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम कौन सा है, या फिर लास्ट में मैग्नीज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका तांबा, यानी कि ऑप्शन सी। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम किए थे, तो आपका राइट आंसर तांबा निकल गया, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 22 तक कवर किया। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? ये जो फ्यूज तार है वो किस पदार्थ से निर्मित होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है चैप्टर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, तांबा, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्यूज तार जो है वो तांबा से निर्मित होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का आपको यहाँ पर लॉ पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीनों का जो है आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम से आधारित जो है वो है आवेश संरक्षण एवं संवेग पर, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण पर, या फिर संवेग आरक्षण एवं आवेश संरक्षण पर। ठीक है, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पर, इस तरीके का है यहाँ पर। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो यही था, द्वितीय में। उसका दूसरा क्या है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह, यानी कि तापमान बढ़ाने पर जो यदि प्रतिरोध घटेगा तो वो क्या होगा, अतिचालक होगा, अर्धचालक होगा, या फिर आपको देख करके ऐसे करके मतलब कि बोल सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन बी। तो तापमान बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह जो है आपका राइट आंसर 25 का राइट आंसर हो ही जाएगा कितना, बी। ठीक है, यानी कि अर्धचालक आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान होगा। यानी कि हम लोग कोई ताप का मान है जो कि 3 डिग्री सेल्सियस था, उससे बढ़ा करके हम लोग प्रतिरोधकता यानी कि उससे बढ़ा दिए तो प्रतिरोधकता जो गुणांक का मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर समक्ष उसी तरह रहेगा, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लगभग समान रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, ठीक है, तो स्विच को ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बॉल का ताप, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कितना, हम लोगों ने क्वेश्चन 26 किया, 27 है। ठीक है, तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी, प्रथम शतः। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना, ऑप्शन डी, क्रमशः बढ़ता तथा स्थिर रहता है, दोनों होता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 28। किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रवाह का कारण है। ठीक है, तो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रवाह का कारण है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है।
किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, जो किसी चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह है उसका क्या कारण है, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापक्रम के अंतर पर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो टेम्परेचर का अंतर पर जो विद्युत चालक में विद्युत तीव्रता जो प्रवाह है वो बढ़ता घटता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके द्वारा क्या मापा जाता है, चार्ज को, विभवांतर को, धारा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है ऑप्शन सी पर जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो जाएगा, ऋणावेश का प्रवाह होता है। ऋणावेश का जो प्रवाह होता है वो कितना होता है, देखिए, निम्न विश्व से उच्च विश्व की ओर, उच्च विश्व से निम्न विश्व की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको 10 क्वेश्चन नंबर समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मतलब कि 31 क्वेश्चन है। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। जो ताप विद्युत युग्म है उसमें प्रवाहित जो धारा है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीवेक धारा, यानी कि ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा, सीवेक धारा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में विद्युत वाहक बल को, धारा को, प्रतिरोध को, आवेश को। तो बताइए वेट स्टोन जो है ब्रिज जो है उसमें 5 नंबर का पूछता है वेट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो इसमें जो है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है 32 में। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है, ताप विद्युत युग्म में एक साधन है जो कि रूपांतरित होता है विद्युत ऊर्जा के उष्मा से, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा की ऊर्जा से, उष्मा ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र ऊर्जा में। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उष्मा ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तापमान पर, यानी कि किसी विशिष्ट का जो चालक है वो तापमान पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का है। तो सभी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 था, फिर से बता दें ये पार्ट 1 था। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर पार्ट 2 पार्ट 3 इसी तरीके आएगा। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो बाद में देखें तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक कीजिए, फिर प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिए, वीडियो शायद ऑलरेडी पार्ट 2 पार्ट 3 आ गई होगी। चलिए फिर मिलेंगे नाडो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।